तो कई लोग क्या करते थे कि चाय पी के और बीड़ी या सिगरेट का टुकड़ा उसमें बुझा देते थे, अच्छा। कप में डाल देते थे। अच्छा। और वो भी कई बार उस बाल्टी होती थी हमारे पास, 2 बकेट्स होती थी, उसमें पानी होते थे, तो एक पानी में पहले हम वो कप्स डालते थे हम्म। और दूसरे पानी से हम फिर दोबारा उसको वॉश करके रखते थे। तो वो कई बार बीड़ी के टुकड़े या सिगरेट के टुकड़े उस कप के साथ आ जाते थे और वो पानी में आ जाते थे और वो फूल जाते थे। और उसमें मेरे को दोबारा मुझे उसमें हाथ डालना पड़ता था, जो मुझे जिस चीज से सख्त नफरत है, क्योंकि कप तो वॉश करने ही है। वो मेरे लिए बहुत एक टफ मोमेंट होता था कि मैं उन कपों को कैसे धोऊं, बट मुझे धोना था। तो जब मैंने उनको प्रपोज किया और शादी के लिए उनको बोला, तो उन्होंने सीधा ये बोला कि जितेंद्र, शादी के लिए कुछ होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते थे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो उनका छूटते यही जवाब था कि कुछ होना चाहिए। कुछ होने का मतलब है कि आपके पास अपना घर होना चाहिए, थोड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो वो मुझे बहुत झटका लगा। जिनकी भी आस्था होती है ना भगवान के प्रति बहुत ज्यादा, वही लोग थोड़े से परेशान भी ज्यादा ही रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के हमारे मेहमान हैं जितेंद्र सिंह। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? जिंदगी अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है। क्या कर रहा है आजकल? वही अपनी नौकरी और परिवार को संभालना और नौकरी, बस इसी में जीवन चल रहा है। सर कौन से फील्ड में काम करते हैं आप? मैं टीसीएस में काम करता हूँ, टीसीएस में? आईटी डिपार्टमेंट में। आईटी डिपार्टमेंट में कितना टाइम होगा आपको? मैं पिछले 14 साल से टीसीएस में हूँ। 14 साल से टीसीएस में। ठीक है, तो आपका पैशन क्या है? मेरा पैशन अगर पूछेंगे तो मेरा पैशन तो कुछ और था। अगर मैं बात करूं अपने स्कूलिंग टाइम की, तो उस समय मैंने एनसीसी ली हुई थी जब मैं 8th क्लास में था। ओके। और मैंने प्लान किया था कि मैं 12th के बाद कॉलेज में जाके अपने सर्टिफिकेट्स और लूंगा एनसीसी में, और उसके बाद मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। ओके। बट कुछ घर के हालात ऐसे नहीं थे, फाइनेंशियल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी जिससे कि मैं अपने ड्रीम को पूरा कर पाऊँ। तो उस केस में मुझे 12th के बाद ही जॉब स्टार्ट करनी पड़ी। अच्छा। और मुझे अपने ड्रीम को ड्रॉप आउट करना पड़ा। अच्छा। जी। और आर्मी के लिए तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए? आर्मी के लिए तो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं चाहिए था, बट एक बार जब आपकी कंडीशन, फैमिली की कंडीशन अच्छी नहीं हो, तो जब आप एक बार जॉब में चले जाते हैं तो आप अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं दे सकते। हाँ, ये तो आप है। अपने पैशन पे ध्यान नहीं दे सकते, बिकॉज आपको 8 से 10 घंटे प्राइवेट नौकरी में देने होंगे। और उसके बाद जब आप थक हार के घर पे आएंगे, तब आप उस हालात में नहीं रहेंगे कि आप स्टडीज कर पाए या फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे पाए। ऐसा क्या हुआ था, शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ आपके साथ वो साझा। एक्चुअली मेरे पिताजी पहले एक प्राइवेट नौकरी करते थे, जिसमें कि आप जानते होंगे रोड रोलर्स बनते हैं, जिससे रोड बनाए जाते हैं, तो वो बनाते थे। बट फिर कुछ टाइम के बाद उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई। अच्छा। हार्ट की प्रॉब्लम होने के बाद वो उस हैवी काम को करने में असमर्थ थे। अच्छा। तो वो उनको चैलेंजेस आ रहे थे, उनको बहुत ज्यादा ही, उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहने लगी। बीच में माइनर अटैक्स भी आए। तो उस केस में फिर उन्होंने सोचा कि मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, और उन्होंने उसको क्विट कर दिया, छोड़ अच्छा। दिया। उसके बाद परिवार को पालना था, परिवार को चलाना था, और उसके लिए उनको कुछ ना कुछ तो करना ही था। तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक चाय की दुकान खोलेंगे, क्योंकि उनके पास और कोई टैलेंट नहीं था, कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं थी जिससे कि वो अच्छी नौकरी कर पाए। और कहीं ना कहीं एज भी मैटर करती है। तो उन्होंने फिर एक चाय की दुकान खोली। और चाय की दुकान खोलने के बाद सड़क पे ही, मतलब एक कच्ची दुकान, फिर उन्होंने वहां से स्टार्ट किया और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया और परिवार को पाला। अच्छा, आप सबसे बड़े हो घर में? जी, हम 2 भाई हैं और मैं बड़ा भाई हूँ। अच्छा। तो उसके बाद आपने इस वजह से आपने वो अपने जी जी। और उसके बाद फिर जब जॉब स्टार्ट किया तो थोड़ा सा पर्सनैलिटी वगैरह अच्छी थी। तो मेरे दोस्तों ने या मेरे सराउंडिंग्स में जो भी थे, उन्होंने मुझे गाइड किया कि तुम मॉडलिंग के लिए ट्राई कर। अच्छा। तो मूवीज का शौक था, मूवीज देखने का शौक था, एक होता है ना इंटरेस्ट। तो मुझे मूवीज देखना और ट्रैवलिंग करना, इनका शौक था। अच्छा। तो मूवीज देखने का मतलब था कि मेरे को भी ऐसा लगता था कि काश मैं भी होता। तो अच्छा। कहीं ना कहीं होता है हर किसी के अंदर। इस जी। तो फिर मॉडलिंग के लिए जब वो लोग मुझे बोलने लग गए, तो मैंने सोचा हाँ मुझे ट्राई करना चाहिए, बट फिर वही कंडीशन थी कि अच्छा। मॉडलिंग में पैसा चाहिए। हाँ। तो फिर मेरा ये दूसरा ड्रीम भी, मतलब शौक था मॉडलिंग का, और मूवीज में अगर चांस मिलता तो डेफिनेटली मैं ट्राई करता। बट सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि मैं उसको अपना टाइम दे पाऊँ या अच्छा। मैं फिर पैसा लगा पाऊँ। ओके। जी। आपका फेवरेट एक्टर कौन है?
मेरा फेवरेट एक्टर है सनी देओल सनी देओल। जी। कोई डायलॉग बोल सकते हैं उसका? बहुत सारे डायलॉग्स हैं वैसे तो। जो आप बोलना चाहे, आपका फेवरेट है कोई? एक तो, डराकर वो जीता है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है, मर्द बनने का इतना शौक है तो कुत्तों का सहारा लेना छोड़ दे कात्या। वाह, अच्छा था। तो पहली मूवी कौन सी देखी थी आपने थिएटर में? पहली मूवी मेरी हम आपके हैं कौन। हम आपके हैं कौन। जी कभी आप तो वीसीआर वाले दौर से गुजरे हो ना? जी जी। तो ऐसा कभी हुआ छुप छुप के आपने फिल्म देखी हो, ऐसा कभी? छुप छुप के तो नहीं देखते थे क्योंकि पेरेंट्स का बहुत ज्यादा डर था। अच्छा। तो मैं उनमें से नहीं था कि जो छुप छुप के वीडियो गेम खेलने चले जाएं या फिर मूवीज देखने चले जाएं या स्कूल से बंक कर लें। मैं उस तरह का नहीं था क्योंकि कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण ये था कि मैं अपने मम्मी पापा के स्ट्रगल को देख रहा था और माइंड में ये था कि अगर मेरे मम्मी पापा इतनी मेहनत कर रहे हैं तो फिर मुझे कोई भी ऐसी चीज नहीं करनी है जिससे कि उनकी मेहनत खराब हो या उनको शर्मिंदा होना पड़े या फिर मैं अपना भविष्य खराब कर लूं। तो वीसीआर जरूर आते थे उस समय। तो जब भी कोई जन्मदिन होता था तो या फिर कुछ अच्छा दिन है तो जिस दिन मूड कर गया तो वीसीआर किराए पे मंगवाते थे। अच्छा। और फिर हम मूवीज देखते थे। तो कुछ मूवीज याद हैं जैसे कि त्रिशूल, अच्छा। नफरत की आंधी। हाय हाय। जी। तो इस तरह की मूवीज देखी हैं। और मतलब कई बार ऐसा भी होता है ना, जैसे पड़ोसी घर में होता है, जी। वीसीआर वगैरह चले जाते हैं जी। ऐसे कभी? हाँ मतलब वो तो एक दौर, बहुत अच्छा दौर था जहाँ पे पड़ोसियों में भी काफी मेल जुलाप रहता था। खुशी होती थी जब कोई एक दूसरे के घर में जाता था तो कभी चांस मिलता था तो हम लोग जाते थे देखने के लिए, वो होता था। आप अभी तो लाइफ सही चल रही है आपकी, ठीक है। आपका लाइफ का सबसे बुरा दौर कब आया था? मेरी लाइफ का सबसे बुरा दौर तो मतलब ये कह सकते हैं कि स्ट्रगल तो मैं शुरू से ही देख रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है स्ट्रगल तो मैं जब से ही देख रहा हूँ और अभी इन दिनों में भी मैं स्ट्रगल ही कर रहा हूँ। मैं अपने आप को इतना स्टैब्लिश नहीं बोलूंगा कि मैंने अपने आप को बहुत स्टैब्लिश कर लिया है। यस, विद द ग्रेस ऑफ गॉड, भगवान की दया से पहले से चीजें इंप्रूव हुई हैं, पहले से चीजें अच्छी हुई हैं। आई कैन नॉट डिनाई, मैं मना नहीं कर सकता उन चीजों के लिए, बट स्ट्रगल अभी भी चल रहा है। सबसे ज्यादा स्ट्रगल मेरे लिए वही था जब मुझे ना अपना 12th के बाद मेरे कॉलेज का ड्रीम ड्रॉप हुआ। मैं कॉलेज नहीं जा पाया। अच्छा। और मुझे जॉब करनी पड़ी और मैंने रिज्यूम पे अपना 12th अवेटेड, रिजल्ट भी नहीं आया था 12th का, तो अवेटेड करके मैंने इंटरव्यूज देने स्टार्ट किए और उसके बाद फिर मैंने अपनी कॉल सेंटर में जॉब स्टार्ट करी। जी। अच्छा, ऐसा के कूल डाउन। कभी रोए हो? मैं बहुत इमोशनल हूँ। अच्छा। जी, मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हूँ, मैं बहुत ज्यादा दिल से सोचने वाला हूँ। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ प्रैक्टिकल मैन। अच्छा। जी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारी चीजें शेयर नहीं कर पाते ना, अपने अंदर अंदर रख लेते हैं, या ऐसी कोई बात जो आप शेयर करना चाहते हो? कन्फेशन है बट मैंने सही में ये बात किसी से शेयर नहीं करी है, कभी भी किसी से शेयर नहीं करी है और दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ। पापा की चाय की दुकान पे पापा तो मैनेज करते ही थे, पापा ही संभालते थे, बट हम दोनों भाई भी वहां पे उनको सपोर्ट करने के लिए जाते थे। तो उनको सपोर्ट करने के लिए हमारा दिन स्टार्ट होता था सुबह 4 बजे से। पापा हमें सुबह 4 बजे उठा देते थे हम दोनों भाइयों को, और फिर हम जो भी सामान वगैरह है, पानी पहुंचाना, सिलेंडर पहुंचाना, दूध वगैरह पहुंचाना, ये सारी चीजें हम लोग वहां पे पहुंचाते थे। और जब पूरी दुकान को सेट कर देते थे उसके बाद फिर पापा हमें वापस भेज देते थे कि जाके अपने पढ़ाई कर लो और उसके बाद फिर अपना जो भी आपकी एक्टिविटीज है वो करो। तो वो सेटअप करने के बाद हम लोग घर पे आ जाते थे और उसके बाद थोड़ा टाइम घर पे बिताने के बाद फिर पापा को हम थोड़ी देर 11 साढ़े 11 बजे करीब मॉर्निंग में बोल देते थे कि आप खाना खा लो, क्योंकि हमारा आफ्टरनून पे स्कूल होता था। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और हमारी टाइमिंग्स थी 12:30 से 6:30 स्कूल में। अच्छा। तो हमें 12 बजे घर से निकलना होता था, तो हम 11 साढ़े 11 बजे पापा को लंच के लिए बोल देते थे आप लंच कर लो, क्योंकि उसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा आपको। तो फिर थोड़ी देर के लिए दुकान पे आते थे, उसके बाद फिर पापा जब खाना खा के आ जाते थे तो हम स्कूल के लिए रेडी होते थे, उसके बाद हम लोग स्कूल आ जाते थे। फिर 6:30 बजे स्कूल से छुट्टी होती थी, 7 बजे तक हम लोग घर पे आ जाते थे, 7 सवा 7 तक कपड़े चेंज करके
फिर 8 साढ़े 8 बजे तक दुकान को बढ़ाने का टाइम हो जाता था। फिर हम लोग जाते थे दुकान को क्लोज करवाने के लिए, बंद करवाने के लिए, उसमें हेल्प करते थे पापा की। तो कहने का मतलब ये है कि कन्फेशन ये है कि उस दौरान जो भी मैं टाइम बिताता था दुकान पे, तो चाय बनाना, लोगों के लिए, ग्राहकों के लिए चाय बनाना, शॉप्स पे, कारखानों में, फैक्ट्री में चाय पहुंचाना, वहां से जूठे कप लेके वापस आना और फिर उनको धोना। उस समय में ये डिस्पोजल्स के नहीं चलते थे, शीशे के गिलास चलते थे या कप्स चलते थे। तो गिलास और कप्स का ही हम लोग यूज करते थे, तो उनको लाके धोना। तो मुझे चाय बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। चाय पहुंचाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, जूठे कप लेके भी आने में प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट मुझे शुरू से ना एक चीज से नफरत थी, वो थी बीड़ी और सिगरेट से। अच्छा। जब कोई मेरे पास में पीता है तो मैं उसकी स्मेल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा। दूसरा, अगर बारिश में आप देखते हो कि रोड पे गीले हो जाते हैं वो सिगरेट या बीड़ी के टुकड़े, तो वो फूल जाते हैं, फूल है, मुझे बहुत घिन आती है उसको देख के। अच्छा। अच्छा। तो कई लोग क्या करते थे कि चाय पी के और बीड़ी या सिगरेट का टुकड़ा उसमें बुझा देते थे, अच्छा। कप में डाल देते थे। अच्छा। और वो भी कई बार, उस बाल्टी होती थी हमारे पास, 2 बकेट्स होती थी, उसमें पानी होते थे। तो एक पानी में पहले हम वो कप्स डालते थे और दूसरे पानी से हम फिर दोबारा उसको वॉश करके रखते थे। तो वो कई बार बीड़ी के टुकड़े या सिगरेट के टुकड़े उस कप के साथ आ जाते थे और वो पानी में आ जाते थे और वो फूल जाते थे। और उसमें मेरे को दोबारा मुझे उसमें हाथ डालना पड़ता था, जो मुझे जिस चीज से सख्त नफरत है, क्योंकि कप तो वॉश करने ही है। वो मेरे लिए बहुत एक टफ मोमेंट होता था कि मैं उन कपों को कैसे धोऊं, बट मुझे धोना था। तो ये मैं कन्फेशन करना चाहता हूँ कि वो मुझे ना चाहते हुए भी वो काम मुझे करना पड़ता था। कोई बात सॉरी, आई एम गेटिंग इमोशनल। कोई बात नहीं, होता इसी, कोई बात नहीं, कैन शेयर। विहार, हम यहाँ पे आपकी बातें सुनने के लिए बैठे। जी। दोस्ती का कैसा रोल रहा आपकी जिंदगी में? दोस्त, मतलब मैं जैसा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे वैसे लोग मिले ताकि मेरी उनके साथ दोस्ती हो, अंडरस्टैंडिंग बने। स्कूल टाइम में मतलब ठीक था, ठीक ठाक दोस्ती थी, लेकिन कोई बेस्ट फ्रेंड टाइप का नहीं था। बट मेरा एक ऐसा फ्रेंड मुझे मिला स्कूलिंग में, 6th स्टैंडर्ड में ही, जो कि उसका नाम भी शेयर करना चाहूंगा। वो जगप्रीत सिंह है। जगप्रीत सिंह जी, जगप्रीत सिंह है, वो सिख है। ओके। बट वहां से हमारी दोस्ती स्टार्ट हुई 6th स्टैंडर्ड से। और 6th स्टैंडर्ड में दोस्ती स्टार्ट हुई और वो 12th तक रही हमारी। 12th के बाद भी उसकी भी सिचुएशंस कुछ ऐसी नहीं थी ठीक कि वो भी आगे कॉलेज कंटिन्यू कर पाए। तो उसने ही मेरे साथ इंटरव्यू देना स्टार्ट किया। अच्छा। 12th स्टैंडर्ड के बाद तो हमने एक साथ इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया, हमने जॉब भी स्टार्ट करी। मतलब एक छोटी सी एजेंसी में पहली जॉब लगी, वो ठीक नहीं थी। तो उसके बाद कुछ रीजंस की वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया एक कंपनी में, और मेरा सिलेक्शन हो गया था कॉल सेंटर में। मेरी फर्स्ट जो कंपनी है वो इन्फोविजन ग्रुप थी, जो आज सर्को के नाम से जानी जाती है। वो बीपीओ का बहुत बड़ी कंपनी है। तो मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। तो उसने बोला कि जितेंद्र, तू कंटिन्यू कर ले, क्योंकि तेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो तू कंटिन्यू कर जॉब को। मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं नेक्स्ट टाइम ट्राई कर लेता हूँ या मैं कहीं और ट्राई कर लेता हूँ। मैंने बोला नहीं, अभी तक हम लोग साथ में हैं, तो कोई बात नहीं, 1-2 जगह और इंटरव्यू देते हैं। बट ही फोर्स्ड मी कि नहीं, तू कंटिन्यू कर, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अभी हमें 1 महीने के अंदर जॉब मिल जाएगी या 15 दिन के अंदर, माइट बी इट विल टेक लॉन्ग टाइम, तो तू कंटिन्यू कर ले। तो उसके फोर्स करने के बाद मैंने वो जॉब कर ली, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट भी थी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। तो वो मेरी फर्स्ट कंपनी थी, जो कि मैंने 28 अप्रैल 2006 को मैंने ज्वाइन किया था। और अभी तक वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मतलब मेरे बहुत दोस्त नहीं है, एक ही है, बट वो इतना घनिष्ठ है कि वो ही इज लाइक माई ब्रदर। क्योंकि मैं उसके साथ ओपनली हर एक चीज शेयर कर सकता हूँ, अपना सुख, अपना दुख। टफ टाइम में भी उसने कई बार मुझे सपोर्ट किया है। ही इज फाइनेंशियली बेटर देन मी, मतलब बहुत अच्छा है फाइनेंशियली, मोर देन फाइनेंशियली, मतलब वो दिल से बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली को मैं सेकेंडरी रखता हूँ, बट जो हमारा नेचर है वो मैटर करता है। तो वो बहुत अच्छा है, वो अंडरस्टैंड करता है मुझे, मेरी चीजों को अंडरस्टैंड करता है। जब मैं उसके साथ कुछ डिस्कस करता हूँ तो वो सुनता है, समझता है। अकॉर्डिंगली ही एडवाइज मी, ही सजेस्ट मी, सो ही इज वेरी हेल्पफुल। एंड अगर मैं रात को 12-1 बजे 2 बजे भी कॉल करूंगा कि आई नीड यू, ही विल कम। दोस्ती में धोखा मिला कभी आपको? मैंने बताया, मेरे कोई दोस्त रहे नहीं है, और स्कूल्स में कलीग्स होते हैं, साथ में पढ़ने वाले होते हैं, तो वो ठीक है। बट ये मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है और इससे मुझे कभी धोखा नहीं मिला।
जी। जी। आप जैसे कोऑपरेट फील्ड में ना पॉलिटिक्स बहुत होती है जी। ना, तो कभी पॉलिटिक्स का शिकार हुए आप? कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स ही ज्यादा होती है, और शिकार इन द सेंस कि मतलब आप वो फेस करते ही करते हैं, आप उससे दूर रह नहीं सकते कॉर्पोरेट की पॉलिटिक्स से। कई बार ऐसा होता है कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको ऑन टाइम नहीं नहीं मिलता है, मिलता। बट मैं बिलीव करता हूँ काम में और ऊपर वाले में। अगर आप सिंसेरिटी से अपना हार्ड वर्किंग ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो देर सवेर आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। अच्छा। और मैंने वही फॉलो किया अपने बचपन से कि आप सिंसेरिटी रखिए, आप ऑनेस्टी रखिए, अपना हार्डवर्क रखिए, और बाकी चीजें आप भगवान पे छोड़ दीजिए, अच्छा ही होगा। हाँ, टाइम लग सकता है बट होगा जरूर अच्छा। तो गर्लफ्रेंड थी आपकी कोई? अब मैं तो मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं, और ये सबका पास्ट होता है। तो शादी से पहले मैं एक लड़की को बहुत ज्यादा पसंद करता था, और मैं शादी भी करना चाहता था उससे, और वो भी मुझे इन अ सेम वे उसी तरीके से रिस्पॉन्स देती थी जिस तरीके से मैं उनके तरफ रिस्पॉन्स रखता था। तो दोनों तरफ से बातें होती रही, और वो भी मुझे उतना ही टाइम दे रही थी। तो मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये 1 साइडेड नहीं है, 2 साइडेड है, वो भी मुझे उतना ही पसंद करती हैं। तो जब मुझे वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया तो उसके बाद मैंने उनको प्रपोज किया। प्रपोज करने के बाद फिर मैंने उनको बोला कि जस्ट वांट टू मैरी विद यू। तो उनका भी आंसर एक तरीके से, मैं इसलिए उसको दिल पे नहीं लेता हूँ। और आपने जैसे पूछा कि कोई कन्फेशन या कोई आपको ऐसा फीलिंग आता हो कि मतलब दुख वाला क्षण जो आपके लाइफ में रहा हो, बहुत ज्यादा सैड मोमेंट रहा हो, तो वो सैड मोमेंट भी था, बट मैंने उसको अपने दिल और दिमाग से निकाल दिया है, बिकॉज कहीं ना कहीं जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब मैंने उनको प्रपोज किया और शादी के लिए उनको बोला, तो उन्होंने सीधा ये बोला कि जितेंद्र, शादी के लिए कुछ होना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते थे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। तो उनका छूटते यही जवाब था कि कुछ होना चाहिए। कुछ होने का मतलब है कि आपके पास अपना घर होना चाहिए, थोड़ा बैंक बैलेंस होना चाहिए। तो वो मुझे बहुत झटका लगा। मुझे लगा कि ये भी शायद मुझे लाइक करती हैं और शायद हाँ बोलेंगी, बट वो पैसों को लेकर उनका माइंडसेट दूसरा था। मैंने बोला इट्स फाइन। मुझे आज भी याद है, वो होली का दिन था, और होली वाले दिन मैंने उनको प्रपोज किया था फोन पे। फोन किया था मैंने उनको, फोन पे बात होता, बस उन्होंने ये बोला और मैंने फोन कट कर दिया। मैंने बोला ठीक है, थैंक यू, मैंने फोन कर दिया। तो वो भी एक टफ टाइम था मेरे लिए। वैसे बात तो प्रैक्टिकल बोली थी उन्होंने। हाँ, बात प्रैक्टिकल थी, बट मैं इमोशनल हूँ। मैं थोड़ा सा इमोशनल हूँ, और मैं सोच रहा था कि ये प्यार है, पैसों को लेकर नहीं है, इंसान का इंसान से प्यार है, बट वो पैसों का था। तो ठीक है, पता चल गया, पहले ही पता चल गया कि हाँ इनकी प्रायोरिटी क्या है। सबकी प्रायोरिटीज होती हैं, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए इंसान है, किसी के लिए कुछ है। तो उनकी प्रायोरिटी फंड्स थी, पैसा था। अगर शादी के बाद मुझे वो पता चलता कि मेरे से ज्यादा वो वैल्यू पैसों को दे रही हैं, तो मेरे लिए थोड़ा सा मेरी लाइफ हेल्प हो सकती थी। तो इसलिए जो कुछ होता है वो अच्छा ही होता है। ये जैसे सिनेरियो हो आपके साथ, जब आप अलग हुए तो फिर कैसा निकला आपका? बताया आपने किसी को? किसी को नहीं बताया, मैंने ये बात कभी किसी से डिस्कस नहीं करी है। अच्छा। तो ये मैं आपके साथ फर्स्ट टाइम सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ जो भी है। अच्छा। और मैं बहुत रोया था, मैं बहुत अकेले में रोया हूँ, मैंने बहुत आंसू निकाले हैं, बहुत, मतलब मुझे याद आ रहा है वो फिर से टाइम। कोई नहीं, होता है। प्यार के क्या मायने हैं आपके लिए? प्यार क्या है? प्यार एक ना, अब ये डायलॉग लगेगा बट इट्स ट्रू। प्यार एक ईमानदारी, एक पवित्र रिश्ता है। और आज के टाइम को देखते हुए ना मुझे लगता है ये प्यार है नहीं। 0.1% और 0.5% मैक्सिमम, मैं ये बोलूंगा, 1% भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि आजकल का टाइम बहुत ज्यादा कंपटीशन का हो गया है और अपने आप को ऊपर रखने का हो गया है। कोई किसी से झुकना नहीं चाहता है, कोई डाउन नहीं रहना चाहता है, चाहे वो हस्बैंड से वाइफ का हो, चाहे वाइफ हस्बैंड से हो। ठीक है, हस्बैंड अपने आप को सुपीरियर समझता है, वाइफ अगर वर्किंग है तो वाइफ अपने आप को सुपीरियर समझती है। अगर वो अच्छी जॉब कर रही है तो वो सोचती है कि हस्बैंड मेरे कंट्रोल में रहे, जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे रहे। तो मैं ये कहूंगा कि हस्बैंड वाइफ में भी वो ट्रू प्यार रहा नहीं जो पहले के टाइम में हुआ करता था। कुछ लोग हैं, कुछ परसेंटेज, बहुत कम परसेंटेज है कि जो आज भी प्यार को इम्पोर्टेंस देते हैं और समझते हैं कि हाँ प्यार पहले है
और उसके बाद बाकी चीजें। और मेरे माइंड में कुछ गलत थॉट्स नहीं थे। मुझे शादी का ही मेरे माइंड में थॉट था कि अगर मैं किसी को पसंद करता हूँ, मैं प्यार करता हूँ, तो मुझे उसके साथ शादी करनी है, उसके साथ अपनी लाइफ बितानी है। तो मैं ऑनेस्ट शुरू से रहूं, लेकिन ऑनेस्टी आपको पता है कि दुख ज्यादा देती है, सुख कम देती है। कम देती है। आपको थोड़ा सा तो चालाक होना पड़ेगा, थोड़ा सा तो खेलना पड़ेगा लोगों के साथ, लोग खिलाड़ी हैं। वही नहीं आता है और इसीलिए मार खा जाते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी, रियल लाइफ में भी। वो चालाकियां, वो पॉलिटिक्स, वो सब नहीं आता है। नहीं, अगर आप इससे एक फायदा ये होगा कि आप गिल्ट में नहीं जियोगे। आप बेशक दुख में जी लोगे। मेरा ये मानना है कि गिल्ट में जीना ज्यादा बेकार होता है। आप ऐशो आराम करे, पर अंदर गिल्ट है ना, तो कोई सेंस नहीं उस लाइफ का। करेक्ट, आई एग्री विद योर पॉइंट। बट मेरे मन में ये सेटिस्फेक्शन होती है कि कहीं ना कहीं मैं किसी को चीट करके, किसी के साथ बेईमानी करके तो अपने आप को सुखी नहीं कर रहा हूँ। मेरे को वो संतुष्टि मिलती है और मैं चैन से सो पाता हूँ। जो बाकी लोग करते हैं कि हाँ आज मैंने इसके साथ ये गलत किया है, मुझे तो बहुत मजा आया, ओ मेरा इसकी वजह से ना ये नुकसान करने से मेरा इतना प्रॉफिट हो गया। तो मैं उस तरह का नहीं हूँ। मुझे प्रॉफिट्स नहीं चाहिए, मुझे आगे नहीं बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से। दिस इज माई थॉट। मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं। अच्छा। और 13 साल में अभी कभी ऐसा दिन नहीं आया कि उन्होंने मुझसे कोई भी एक चीज, छोटी से छोटी चीज भी बोली हो कि मुझे ये ला के दीजिए। जबकि लेडीज की बहुत सारी डिमांड्स होती हैं कि मुझे ये चाहिए, चाहे वो चाहिए। मैं बड़ी डिमांड्स की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं छोटी डिमांड्स की बात कर रहा हूँ। बट उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं उनके क्लोथ्स को खरीद के लाता हूँ, और जो मैं ला दूंगा, सूट्स हो या साड़ी हो या कुछ भी हो, वो वही पहनती हैं। वो ये नहीं बोलती हैं कि मैं अपनी पसंद का पहनूंगी। तो इतनी अच्छी हैं वो। और मेरी फैमिली को, मेरे पेरेंट्स को उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया, बहुत संभाला। तो आई एम लकी कि वो मेरी लाइफ में है। और अभी वो बच्चों को भी बहुत अच्छे से टेक केयर कर रही हैं, और मुझे भी समझती हैं, मेरी प्रॉब्लम्स को समझती हैं, मेरे दुख को समझती हैं। एंड जैसे मेरी मदर है, जैसे एक मदर का चाइल्ड के साथ रिलेशन होता है कि वो अंडरस्टैंड करती है अपने बच्चे को, ऐसी वो मुझे अंडरस्टैंड करती है, मेरी वाइफ भी मेरी मदर की तरह। तो आई एम वेरी हैप्पी। Congratulations. थैंक यू। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच यार। You're lucky. अदरवाइज आज के दिनों में नहीं मिलता है, ऐसा बहुत रेयर है। हाँ, आपने शादी की बात करी तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आजकल ना रिश्ते टिक नहीं पा रहे, डिवोर्स बहुत जल्दी हो रहे हैं। मैरिज अरेंज मैरिज मैटर नहीं करना, राइट, मतलब रिश्ते चल ही नहीं पा रहे हैं। करेक्ट। तो उसके पीछे क्या समझते हो आप, क्या मेंट? उसके पीछे वही है कि अपने आप को ही सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना। जी, सेल्फ सेंटर्ड। जी, सेल्फ सेंटर्ड कि हाँ मेरे से ही चीजें चल रही हैं, और मैं नहीं होती तो तुम बर्बाद हो जाते, या तुम, मतलब ये दोनों केसेस में बोल रहा हूँ मैं। सिर्फ वाइफ गलत नहीं हो सकती है, समटाइम हस्बैंड भी गलत होते हैं। बट इन अ डेज, मतलब मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि जो भी वर्किंग वुमेन्स हैं वो फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके पास भी प्रेशर होता है कि फैमिली भी मैनेज करो और ऑफिस में काम भी करो। तो फ्रस्ट्रेशन भी होता है कहीं ना कहीं अपने आप को सुपीरियर भी मानना होता है। तो दोनों फैक्टर्स हैं। अच्छा। बैलेंस कर पाना उनके लिए थोड़ा सा टफ होता है, और फिर उसके बाद हस्बैंड और वाइफ में थोड़ी सी नोकझोंक होती हैं, थोड़ी परेशानियां बढ़ जाती हैं, और कुछ केसेस में हमने देखा है कि फिर वो सेपरेशन हो जाता है। अच्छा। आजकल जो क्राइम बढ़ रहा है, खासकर रेप, जी, इसके पीछे क्या मेंटल सिचुएशन है लोगों की, जो मतलब जो जिस लेवल पे जो क्राइम हो रहा है, जी, साधारण इंसान तो नहीं हो सकता। जी, क्या सोचते हो उसके पीछे? अभी हाल फिलहाल में ही हमारे पास एक केस हमने देखा है, कैलकाटा में जो हुआ है उस लेडीज डॉक्टर के साथ। वो अनएक्सपेक्टेड था। वो अनएक्सपेक्टेड इसलिए भी था क्योंकि जो मेरे पर्सनल थॉट्स हैं वो ये हैं कि जो भी इससे पहले रेप हुए हैं वो हुए हैं कहीं ना कहीं उस बैड सर्कमस्टांसिस में और सिचुएशंस में। लाइक जो निर्भया कांड हुआ था, उसका एग्जांपल अगर हम दें तो वो रात का शो देख के आ रहे थे, रात की मूवी देख के आ रहे थे, और उस समय टाइम भी 9-10 से ऊपर ही हो रहा था। तो एक बस वाले को उन्होंने लिफ्ट मांगा कि हमें यहाँ पे जाना है। बस वाले ने दिया, और बस में और कोई सवारी नहीं थी, कोई पैसेंजर नहीं थे, सिर्फ वही दोनों थे कपल्स। तो
उसके बाद उन्होंने उस मोमेंट का फायदा उठाया कि बस में कोई और है नहीं, उन्होंने उस लड़के को पकड़ा और निर्भया के साथ गलत चीजें करी हैं, ठीक है। तो कई बार हम देखते हैं कि अंधेरे में, कोई हैदराबाद में केस हुआ था, अंधेरे में वो भी शायद डॉक्टर ही थी, वो अंधेरे में आ रही हैं स्कूटी से, तो उस टाइम पे कुछ गलत लड़कों ने उनको पकड़ा और किया। तो वो सिचुएशन थी, अंधेरी रात है और कोई सन्नाटा पड़ा हुआ है, कोई है नहीं उनके पास जो उनको हेल्प कर पाए, तो वो सिचुएशन अलग थी। बट ये सिचुएशन एक हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पे पेशेंट्स भी हैं, जहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, जहाँ पे उन्होंने पूरे कपड़े भी पहने हुए हैं, एक सफेद कोट पहना हुआ है, पूरा शरीर ढका हुआ है, आला लगाया हुआ है, और उसके बाद ऐसी दुर्घटना होना, दिस वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड। ये एक्सपेक्टेड नहीं है किसी के लिए भी, और बहुत शॉकिंग है कि अगर यहाँ सेफ नहीं है कोई भी लड़की, तो फिर कहाँ सेफ है। तो ये मेरा पर्सनल थॉट है। तो अब इसको रोका कैसे जाए? अब रोकने के लिए आपको मालूम है कि सबके अपने अपने अंदर किसके दिमाग में क्या चल रहा है, कोई किसी को नहीं पता। इसको रोकने का सबसे बेस्ट उदाहरण है कि हमें लॉ को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और कोई तरीका है ही नहीं। जब तक कि इंडिया का लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कानून अच्छे से नहीं सख्त होगा, तो तब तक ये चीजें नहीं रुक पाएंगी और कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। तो हमें एक ऐसा कानून लेके आना होगा जिससे कि लोगों के मन में फियर हो, जो भी ऐसी धारणा रखते हैं, ऐसी गलत धारणा रखते हैं, लड़की के प्रति असंवेदनशील रहते हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल सेट होंगे। जैसे अब इसको पकड़ा है, जो दोषी है, इसको कोई ट्रायल नहीं होना चाहिए, कोई मुकदमा नहीं, कोई केस नहीं, कोई वकील नहीं, सीधा ही इज कन्विक्टेड दैट ही हैज डन दिस वर्क, तो उसको सीधा अपना फांसी की सजा दीजिए विद इन 1 वीक और विद इन 10 डेज, विद इन 10 डेज, सॉरी। सो ऐसे कानून लेके आने होंगे, उसके बाद ही हम सोच सकते हैं कि शायद ऐसे केसेस ना हो हमारे सामने। कहीं ना कहीं डर नहीं है लोगों में ना जी, ये कहना चाह रहे हैं। राइट, अंदर डालने का दरवाजा है, निकलने के 50 है। राइट, एब्सोल्युटली। इसलिए लोग इजीली स्कैप देखा जाएगा। जैसे आप पापा हो, 2 बच्चे हैं आपके, तो चीजें देखो, सोसाइटी में कोई भी बंदा कहीं से भी आता है, ठीक है, वो कहीं आसमान से नहीं टपकता, वो भी किसी घर फैमिली से आता है। राइट, बच्चा, किसी का बच्चा होगा, किसी का भाई होगा, राइट, हर चीज होगी इसमें। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं चीजें हो सकता है कि वो थोड़ा वैसा उसका माइंड हो गया हो, कुछ हो गया, ऐसी सिचुएशन ऐसी आई हो उसकी लाइफ में। पर कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि अगर घर से चीजें सिखाई जाएं, अगर पेरेंटिंग अच्छे से होती है, अगर चीजें अच्छी सिखाई जाती हैं, अगर हम इनिशियली चीजें ठीक कर लें, अगर उसकी परवरिश में ऐसे ही उसको दिखाई जाए ऐसी चीजें, ऐसा बताया जाए, तो शायद चीजें कम हो सकती हैं। एब्सोल्युटली, ये फैक्टर भी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कैसे अपने बच्चों को ग्रूम कर रहे हैं, क्या उनको कौन से एनवायरनमेंट में रख रहे हैं, किस सोसाइटी में रख रहे हैं, और क्या आप उनको सिखा रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? ये ओपन हो जाएगा सबके सामने, चलेगा तो, बट ठीक है, मतलब मैंने बताया मैं रियल हूँ, और तो मैं उसी तरह से आंसर भी दूंगा। मैं कट्टर बीजेपी का सपोर्टर हूँ। कट्टर बीजेपी का सपोर्टर, अंधभक्त तो नहीं हो? नहीं, अंधभक्त नहीं, कुछ चीजें गलत होती हैं तो मुझे वो सही नहीं लगती हैं, बट वो हाथ में मेरे नहीं है कि मैं उसको चेंज कर पाऊँ, बट आई डोंट सपोर्ट दैट। But overall, if you will ask me, then yes, I am supporter of BJP party. बीजेपी सपोर्टर आप, ठीक है। आपका आज तक का सबसे फेवरेट लीडर कौन है? नरेंद्र मोदी। This is the reason I am supporting BJP. अगर मैं 2014 से पहले की बात करूं, तो मतलब बीजेपी को इतना एनकरेजमेंट, इतना नाम नहीं मिला था। बीजेपी का हमेशा अपोजिशन में ही रही है शुरू से। अपोजिशन में मैं फॉलो करता था अटल बिहारी वाजपेयी को, सुषमा स्वराज को। तो वो पीएम रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी रहे, सुषमा स्वराज नहीं रहे, बट वो जब बोलती थी सदन में, तो उनकी स्पीच बहुत अच्छी होती थी, उनके मुद्दे बहुत अच्छे होते थे, और वो रूलर पार्टी को घसीट देती थी। अच्छा, तो वो मुझे उनकी स्पीच बहुत अच्छी लगती थी। बट मैं अभी अगर बात करूं इन दिनों में, तो नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बिकॉज वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और डेवलप करने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। तो बीजेपी सपोर्ट करते हैं आप, राइट। नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा, क्या लगता है? अब तो मोदी जी का टेन्योर खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट उम्मीद मैं ये करता हूँ कि योगी आदित्यनाथ। राइट। एक्सटर्नल अफेयर को संभाल पाएंगे वो? आई थिंक संभाल लेंगे, जैसे उन्होंने यूपी को संभाला है। नहीं, यूपी आप जानते हैं कितना दंगे, फसाद, रिश्वतखोरी, बहुत सारी चीजें हो रही थी,
बट इन दिनों की बात करें तो बहुत सारी चीजें कंट्रोल में है। तो आपने बताया कि योगी के आने के बाद यूपी में क्राइम कम हो गया। जी आपने बात की गैंगस्टर की, जी। तो थोड़े दिन पहले एक ना गैंगस्टर को मार दिया था, मतलब पुलिस की कस्टडी में। किसने मारा था? पुलिस ने ही मारा था, क्योंकि पुलिस ने नहीं मारा था। किसकी पुलिस, बात करें, कौन से गैंगस्टर की नाम? 2 गैंगस्टर थे, एक तो विकास था ओके, विकास। जिसको तो पुलिस वो ने तो मारा था। उन्होंने एनकाउंटर ही किया था। मतलब आई एम सॉरी, सॉरी, सबको पता है उसमें सॉरी, कोई वो एक एक्सीडेंट था, गाड़ी पलट गई थी। गाड़ी पलटा दी गई थी। Yeah. चलो ठीक है, वो ठीक है। उसके बाद कोई अंसारी बंसारी ऐसे कुछ था? अंसारी, मुख्तार अंसारी को मारा था। तो वो हॉस्पिटल में आया था, अपना रूटीन चेकअप कराने के लिए आया था। और वहां पे कुछ अन्य तथ्यों ने, कुछ अलग लोगों ने आया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। तो उस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई थी। वो 2 जवान लड़के थे। जी ठीक है। जी। अब आपने एक मुख्तार अंसारी को मार के 2 मुख्तार अंसारी और पैदा कर दिए, क्राइम कम कहाँ हुआ? पर वो एक मुख्तार अंसारी, इतना उसने दहशत फैलाई हुई थी पूरे यूपी में। वो जो 2 लड़के आए मारने के लिए, उन्होंने मार दिया मुख्तार अंसारी को, और वो जेल में है। उनका कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, उनका कोई प्रीवियस एफआईआर नहीं है उन 2 लड़कों के खिलाफ। बट इस मुख्तार अंसारी के खिलाफ तमामों केस हैं, तमामों एफआईआर हैं, काफी लोग परेशान थे। और इसके जो सगे संबंधी थे मुख्तार अंसारी के, इसका नेटवर्क बहुत स्ट्रांग था। तो उसने पूरे यूपी में कब्जा कर रखा था दहशत से, और लोग बहुत पीड़ित थे। तो उसका कहीं ना कहीं पकड़ा जाना या उसकी मौत बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी सोसाइटी के लिए। तो वो उसका खात्मा हुआ। उसके बाद कई ऐसे और गैंगस्टर आए जो उसके बाद उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ज्यादा जरूरी था। नहीं, मैं आपका पॉइंट समझ रहा हूँ। आप मेरा पॉइंट ये है कि आपने बड़े पेड़ को तो काट दिया, पर 2 बीज और उगा दिया। आपने एक पेड़ काट के 2 पेड़ और उगा दिया आपने। जिसने क्राइम किया है वो बाहर आके पुलिस जॉब की नौकरी करेगा नहीं, टीचर तो बन नहीं सकता वो। उसका फ्यूचर क्या है? गैंगस्टर हो सकता है। वो जो 2 लड़कों ने मारा है, हो सकता है वो भी उस पीड़ित कैटेगरी में रहे हो। उन्होंने उनकी फैमिली को ट्रबल किया हो, परेशान किया हो मुख्तार अंसारी ने। तो हो सकता है उसका बदला लिया उन्होंने। तो अब वो किसी के माइंड में क्या चल रहा है और वो क्या एक्शन लेने वाला है, वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो हम सोच नहीं सकते हैं। बट अब जैसे कि उसको, उन दोनों को पकड़ा भी गया और जेल में डाल भी दिया गया, तो हम समझते हैं कि कहीं ना कहीं उनको, जो उन्होंने गलत काम किया, उनको नहीं लेना चाहिए था कानून हाथ में। उसके लिए सेपरेट कानून है और वो ऑलरेडी गिरफ्त में है। तो उनको, उनके ऊपर कार्रवाई होगी, उनको सजा मिलेगी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था और उसके लिए उनको अब सजा मिल भी रही है। अगर सजा देती तो कानून दो ना सजा। मेरा कहने मतलब, अगर सजा देनी है तो कानून को देनी चाहिए। ठीक है। और ऐसा कोई चीज नहीं है, ऐसे बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो जेल में रह के भी ऑपरेट कर रहे हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। जेल कोई सजा नहीं है, जेल आजकल प्रोटेक्शन है। अगर सही मायने बोल तो गैंगस्टर के लिए जेल जाना गलत बात नहीं है। जेल जाने के लिए उसकी सेफ्टी के लिए होती है मोस्टली। ठीक है, तो बात ठीक है। योगी जी ने क्राइम अच्छा कम किया है, अच्छी बात है। पर एक पीएम होना और सीएम होना बहुत डिफरेंस होता है। बहुत डिफरेंस है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो हमारे मोदी जी भी गुजरात के सीएम थे, बट जिस तरीके से उन्होंने गुजरात को डेवलप किया, और दैट वाज द रीजन, वही एक कारण था कि वो एक पीएम कैंडिडेट बने, बिकॉज ऑफ ओनली हिज वर्क। जो उन्होंने अच्छा काम किया, गुजरात को इतना ऊपर लेके गए। भुज भूकंप के बाद बिल्कुल तबाह हो चुका था, उनको उन्होंने रीडेवलप किया, और भी बहुत सारे सेक्टर्स में काम किए। तो इसी तरीके से हमारे योगी जी भी यूपी में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है, और हम समझते हैं कि वो, अगर उनको पीएम की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अच्छा काम कर पाएंगे। मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पीएम होना सिर्फ देश के लिए नहीं होता, उसे इंटरनेशनल मार्केट में जाके खड़ा होना होता है। ठीक है। आपको नहीं लगता कि मोदी जी में कहीं ना कहीं वो एक्स फैक्टर है जो योगी जी में नहीं है? मोदी को जो डील करना, नो डाउट कि वो काम कर लेंगे, देश के लेवल पे अच्छा काम कर लेंगे, पर इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप से उतना प्रेजेंट कर पाएंगे जितना मोदी जी कर पाते हैं? इन दिनों में बीजेपी की अगर बात करें तो मुझे ना और कोई चेहरा नजर आता नहीं है मोदी जी के बाद। ये मोदी जी का एक अलग फैक्टर है। मतलब वो जिस तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से अपनी कंट्री को प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ फॉरेनर लीडर्स, बाहर के देशों में, बाहर के नेताओं के सामने जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके जैसा शायद
कर पाना मुश्किल होगा किसी के लिए भी। आई डेफिनेटली एग्री विद यू, बट मुझे और कोई चेहरा नजर नहीं आता कि जिस विलिंग के साथ, जिस पैशनेट के साथ कोई काम करना चाह रहा है देश के लिए, वो मुझे योगी जी में ही नजर आता है कि वो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और उनके आगे पीछे भी कोई नहीं है। हम लोग जानते हैं, बट वो उतना अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। उनकी सिस्टर है जो पहाड़ों पे ही है और एक टी शॉप चलाती हैं वो, बट वो उनको भी वो बताइए वो चाहे तो कुछ फैसिलिटीज दे सकते हैं, बट उनके लिए देश पहले है। उनके फादर भी जब एक्सपायर हुए थे तो शायद वो सिर्फ एक दिन के लिए ही गए थे उनसे मतलब उनके देहांत में। मुझे वो भी याद नहीं आ रहा क्योंकि वो भी कोरोना काल था और शायद उनके पास उतना समय नहीं था। उनके लिए देश पहले था क्योंकि इतनी ज्यादा डेथ्स हो रही थी उस कोरोना टाइम में। हॉस्पिटल में अरेंजमेंट्स देखना, बाहर चीजें देखना, सारी मैनेज करना, तो वो उनके लिए हमेशा देश पहले रहा है, जो अभी तक का उनका काम है। तो मेरी ये अपने पर्सनल थॉट्स हैं कि उनके लिए जिसके लिए देश फर्स्ट होगा, कंट्री फर्स्ट होगी, मैं समझता हूँ वो बेस्ट पीएम बन सकता है। बन सकता है। और कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी इज ऑल अबाउट नरेंद्र मोदी जी? वोट्स जो मिलते हैं, वी कैन नॉट डिनाई कि वो मोदी जी के नाम पे मिलते हैं। वो बीजेपी के नाम पे नहीं मिलते, वो मोदी जी के नाम पे मिलते हैं, वो सब जानते हैं, बिकॉज ऑफ हिज वर्क ओनली, जो वो काम कर रहे हैं। तो अब उनके जाने के बाद जब उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चैलेंज रहेगा कि वो अपने काम के दम पे ही वोट्स ले सकते हैं, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि मोदी जी का चेहरा नहीं रहेगा। आप जादू टोना टोटका में विश्वास करते हो? नहीं, मैं नहीं करता। नहीं करते? भूत कई बार पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं, तो माइंड उस तरफ सोचने पे मजबूर हो जाता है, लेकिन वैसे मैं अपनी पर्सनली राय दूं तो मैं नहीं मानता हूँ। भूत होते हैं? भूत नहीं, मैंने देखा नहीं तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि भूत होते हैं। चल आपको दिखाता हूँ राजस्थान में। अच्छा, सही में होते हैं? क्या बात है, भूत होते हैं। आप मानते होगे क्योंकि आपने देखा है। भूत नहीं, नेगेटिव एनर्जी होती है। नेगेटिव एनर्जी होती है। आत्माएं? आत्मा का पता नहीं, कुछ तो होता है काम। हाँ, ये भी मैंने सुना है कि आत्मा भटकती है और ये सब होता है। जिनकी पहले समय से पहले मृत्यु हो जाती है उनको भटकना ही पड़ता है, ये सब सुना है मैंने। स्वर्ग नरक को मानते हो? ये भी सुना ही है, गया कभी नहीं। आपको क्या लगता है, जैसे भगवान को मानते हो आप? देखा था आपने, भगवान को भी नहीं है। हाँ, मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। तो स्वर्ग नरक को कैसे? स्वर्ग नरक का माइंड में मैंने ये कभी सोचा नहीं कि मुझे स्वर्ग में जाना है। मैंने बस ये सोचा है कि मुझे अच्छे कर्म करने हैं ताकि मैं भगवान की नजरों में अच्छा रहूं। बस मैं ये जानता हूँ, भगवान की नजरों में रहने के लिए फिर अच्छा कर्म करना ही। हाँ बिल्कुल, मैं अच्छे कर्म पे बिलीव करता हूँ। मतलब जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने देखा है कि जिनकी भी आस्था होती है ना भगवान के प्रति बहुत ज्यादा, वही लोग थोड़े से परेशान भी ज्यादा ही रहते हैं। ये मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। क्योंकि वो एक्सपेक्ट ज्यादा करते हैं। नहीं, एक्सपेक्ट वाली बात ही नहीं है, क्योंकि अब मैं पूजा कर रहा हूँ रोज भगवान की, ठीक है, सच्चे मन से। और एक बंदा है जो कभी धूप अगरबत्ती कभी कुछ नहीं दिखा रहा, ठीक है, और वो मानता भी नहीं है कि भगवान कुछ है, लेकिन वो बहुत सुखी है। और एक बंदा जो बहुत आस्था है, हाँ जय राम जय राम जय राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कर रहा है, बट उसकी फैमिली में उतनी प्रॉब्लम्स हैं, उतनी चैलेंजेस हैं। बट ये मुझे कभी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है कि जिसकी आस्था है वही क्यों परेशान है और जिसकी आस्था नहीं है वही क्यों खुश है। दिक्कत पता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप धूप पूजा करते हो, पाठ पूजा करते हो, ठीक है, एक जैसे मैं करूँ मैं करता हूँ, मतलब जैसे कोई मैं जैसे नहीं करता, राइट, मान लो आप, ठीक है। जब आप धूप पूजा करते हो, पाठ पूजा करते हो, ठीक है, तो आपके साथ कुछ गलत होगा ना, तो आपको पहला थोड़ा पता क्या मैं तो सब ठीक कर रहा हूँ, मतलब भगवान की पूजा भी कर रहा हूँ, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है, राइट। और ये जो बंदा है ना, ये थोड़ा प्रैक्टिकल बंदा है, ठीक है। अगर इसके साथ कुछ गलत होगा ना, तो ये सोचेगा पता क्या होगा, कुछ गड़बड़ हो गई होगी, कुछ तो कांड, वो ना उसके पीछे लॉजिक ढूंढेगा, किसी को ब्लेम करने के अलावा, ठीक है, किसी पे ट्रस्ट दिखाने के अलावा सोचेगा, वो लॉजिकल सोचेगा चीजें, ठीक है। ऐसी बात नहीं इसकी लाइफ में दुख नहीं है, पर उस ये वो भगवान को दोष नहीं देगा, वो ही सोचेगा कहाँ मेरे से मिस्टेक हुई है, कहाँ मेरे से मिस्टेक हुई है, और ठीक है। और ऐसी, और है ना, जैसा कि आपने बताया कि कर्म, आपके कर्म अगर सही है तो आपको, जहां तक मैं मानना, अगर आपके कर्म सही चल रहे हैं, आप किसी की, आपकी इंटेंशन सही है, आपकी नीयत सही है, तो वो ज्यादा अच्छी है। मतलब आस्था अच्छी चीज है, आस्था होना बहुत जरूरी है। पर मेरा मानना कि आप पाठ पूजा ये सब सबकी अपनी अपनी चॉइस है, मैं नहीं बोलूंगा, पर चीज ये है कि अगर आपका मन अच्छा है,
आप सबके लिए अच्छा कर रहे हो और अपने काम पे फोकस्ड हो, तो वो ज्यादा कहीं बेहतर है कि आप मतलब राइट। शॉर्ट टर्म की खुशी से बेटर है लॉन्ग टर्म का ये कि आपको संतुष्टि है जो आप करते हैं। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। वो ऐसे एक कहानी सी है भगवान को लेके। एक है ना, एक पंडित जी थे, मतलब बहुत भगवान को मानते थे, ठीक है। और एक था मतलब ऐसे ही, नॉर्मल सा। मतलब नॉर्मल नहीं, ऐसे कुबेड़ी टाइप का इंसान, अच्छा। ठीक है। वो पता है ना, एक तो वो तो रोज मंदिर जाता था, ठीक है, रोज मंदिर जाता था, पाठ पूजा करता था, ठीक है। और ये दूसरा था, रोज जाता था और गाय बैठी हुई चप्पल मार के आता था, ओके। ठीक है। पर एक दिन क्या हुआ कि मतलब बहुत तेज बारिश आ गई, ठीक है। तो पंडित जी ने सोचा यार आज तेज बारिश आ रही है, आज मैं पूजा करने नहीं जाऊंगा। पर ये तो कुबेड़ी था, हाँ। बोले मैं तो जाऊंगा, मैं चप्पल मार के आऊंगा। हाँ। तो उसको भगवान नहीं मिले, इसको भगवान मिल गए। भगवान मतलब मिलने का फायदा ये हुआ कि मतलब उसने किया तो सही किया, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, पर इसने पूरा किया मन से किया, ठीक है। इसने अपने आप को स्वार्थ के लिए नहीं किया, इसने अपना रूटीन नहीं छोड़ा, इसने अपना स्वार्थ के लिए नहीं किया मुझे भगवान मिलेंगे तो मैं चप्पल ये मारो। अपना कर्म करता गया, कर्म करता बेशक वो बेकार ही था, बेशक वो बेकार था, ठीक है। वो अपने कर्म पे अपने मन से किया, इसने जो किया डेडिकेटेड था, डेडिकेशन के साथ किया, तो उसे भगवान मिल गए। तो वो बोल रहा था फिर भगवान मिले, तो बोल रहे कि तू पूजा इसलिए करता था कि मुझे भगवान मिले, और ये इसलिए नहीं करता था कि मेरे को भगवान मिले, इसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं था, राइट। इसे करना था, इसने किया, और वो रूटीन के साथ किया, राइट। तो ये चीज आ रही है आपके कंसिस्टेंसी, आपके उसके पीछे इंटेंशन क्या है, करेक्ट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। जो भी करो आप दिल से करो, और उसको रूटीन में करते रहो, करते रहो, गिव अप मत करो, गिव अप मत करो। कैसा लगा आपको हमारे यहाँ आके? बहुत अच्छा लगा है, एंड रियली आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, अपने टाइम दिया आपने, और मैं भी अपनी कुछ चीज़ें शेयर कर पाया जो मैंने आज तक अपने अंदर रखी हुई थी, तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे साझा करने का मौका मिला। थैंक यू, दिल से थैंक यू। तो ये था आज का एपिसोड। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हेल्दी खाओ, वर्कआउट करो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।